तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, नाभिकीय विज्ञान। हाँ बिल्कुल। और खास तौर पर नाभिकीय विखंडन और संलयन। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये शक्तिशाली प्रक्रियाएं आखिर हैं क्या, कैसे एक भारी नाभिक टूटता है। और कैसे हल्के नाभिक जुड़ते हैं और इसका नतीजा क्या होता है। हाँ, तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारा मकसद है कि हम विखंडन, संलयन, उनके अलग अलग प्रकार और उनके जो मुख्य उपयोग हैं, जैसे परमाणु बम, रिएक्टर, हाइड्रोजन बम, इन सब की मुख्य बातें समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत विखंडन यानी फिशन से करते हैं। ये क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ा भारी परमाणु नाभिक, जैसे यूरेनियम 235 का, हाँ। जब उस पर एक न्यूट्रॉन टकराता है तो वो छोटे हल्के नाभिकों में टूट जाता है। अच्छा, और ये खोज किसने की थी? हान और स्ट्रेसमैन ने, है ना। जानकारी यही बताती है। और मजे की बात यह है कि जब ये टूटता है तो सिर्फ ऊर्जा नहीं निकलती। अच्छा। और क्या निकलता है, बल्कि कुछ और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ओ, तो वो न्यूट्रॉन फिर आगे और एग्जैक्टली। वही न्यूट्रॉन फिर दूसरे भारी नाभिकों से टकराते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, और इसी से शुरू होती है श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन मतलब एक के बाद एक। हाँ। पर ये सुना है कि ये दो तरह की होती है, एक शायद बहुत तेज बेकाबू। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहली है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि हर बार टूटने से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो आगे और ज्यादा नाभिकों को तोड़ते जाते हैं। मतलब संख्या बढ़ती जाती है। हाँ, तेजी से। सोचिए, एक न्यूट्रॉन से मान लीजिए 3 निकले, उन 3 से 9, 9 से 27, और ये सब बहुत ही कम समय में होता है। बाप रे। और नतीजा, भयानक मात्रा में ऊर्जा का विस्फोट। परमाणु बम, एटम बम जिसे कहते हैं, वो इसी पर आधारित है। अच्छा, और इसमें वो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम आता है ना? हाँ, और यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल, वही इसके मुख्य तत्व है। ये तो हुई विनाश की बात, लेकिन दूसरी तरह की अभिक्रिया, नियंत्रित वाली, उसका क्या? हाँ, तो दूसरी है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसे काबू में रखा जाता है, धीमा चलाया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका सबसे आम इस्तेमाल है नाभिकीय रिएक्टर में, बिजली बनाने के लिए। अच्छा, तो बिजली इसी से बनती है? हाँ, इसमें क्या करते हैं कि कैडमियम जब बोरॉन की बनी कंट्रोल रॉड्स, मतलब नियंत्रक छड़ें होती हैं, ये छड़ें जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनको सोख लेती हैं। इससे अभिक्रिया एक स्थिर गति से चलती रहती है, बेकाबू नहीं होती। अच्छा, तो ये है नियंत्रित परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। शिकागो विश्वविद्यालय में एनरिको फर्मी ने पहला रिएक्टर बनाया था, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ, वही पहला सफल प्रयास था इसे नियंत्रित करने का। और रिएक्टर में सिर्फ ईंधन ही नहीं होता, मतलब यूरेनियम या प्लूटोनियम। हाँ, और क्या होता है? उसमें मंदक भी होता है, जैसे भारी पानी या ग्रेफाइट, जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है ताकि वो आसानी से विखंडन कर सकें। और फिर शीतलक, जैसे पानी या पिघला हुआ सोडियम, जो पैदा हुई गर्मी को बाहर निकालता है। समझ गए। और देखिए, इसका काम सिर्फ बिजली बनाना नहीं है। रिएक्टर में कई तरह के आइसोटोप भी बनते हैं। आइसोटोप? वो किस काम आते हैं? अरे बहुत कामों में। चिकित्सा में, जैसे कैंसर के इलाज या बीमारियों का पता लगाने में। खेती में, फसलों की किस्म सुधारने या खाने की चीजों को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने में। और वैज्ञानिक रिसर्च में तो खैर है ही। अच्छा, मतलब ये काफी उपयोगी भी है। ठीक है, ये तो हो गया विखंडन, भारी नाभिक का टूटना। अब आते हैं संलयन पर, मतलब फ्यूजन। ये विखंडन से कैसे अलग है? ये बिल्कुल उल्टा है, एकदम ऑपोजिट। संलयन में 2 या 2 से ज्यादा हल्के नाभिक, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, वो आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जैसे हीलियम का। अच्छा, जुड़ना। और इसमें ऊर्जा? इसमें ऊर्जा विखंडन से भी कहीं ज्यादा निकलती है, कहीं ज्यादा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या? इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा तापमान चाहिए होता है, करीब करीब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस, और साथ में बहुत ज्यादा दबाव भी। 1 करोड़ डिग्री? ये तो सूरज के अंदर जैसा माहौल हो गया। क्या तारों में ऊर्जा ऐसी ही बनती है? बिल्कुल, आपने सही समझा। सूरज और जितने भी तारे हैं, उनकी ऊर्जा का स्रोत यही नाभिकीय संलयन ही है। उनके कोर में इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि दबाव और तापमान इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम बनाते रहते हैं, और उसी से वो अरबों साल से चमक रहे हैं।
कमाल है। और इसी भयानक शक्ति का इस्तेमाल करके बनाया गया है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम वो एडवर्ड टेलर ने बनाया था 1952 में। हाँ, जानकारी यही कहती है उनकी टीम ने इसे विकसित किया था। और ये परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली बताया जाता है। सोचकर ही डर लगता है। हाँ, आंकड़ा तो यही है, बहुत ज्यादा विनाशकारी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर ये बनती है, विखंडन मतलब भारी का टूटना, संलयन मतलब हल्के का जुड़ना। हाँ, दोनों में ही जबरदस्त ऊर्जा है, लेकिन उनके होने की शर्तें, उनके नतीजे, उनके उपयोग बहुत अलग हैं। बिल्कुल। एक तरफ आप नियंत्रित विखंडन से बिजली बना रहे हैं रिएक्टर में, और दूसरी तरफ अनियंत्रित विखंडन या संलयन से परमाणु और हाइड्रोजन बम बन रहे हैं। सही, एक ही विज्ञान के दो बिल्कुल अलग चेहरे। तो ये सब हमें क्या दिखाता है? विज्ञान की शक्ति और उसकी जिम्मेदारी दोनों। और यही एक सवाल उठता है भविष्य के लिए। हमने देखा कि संलयन में ऊर्जा विखंडन से कई ज्यादा है। हाँ, लेकिन उसे धरती पे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। वो जो करोड़ों डिग्री तापमान और भारी दबाव चाहिए, हाँ, वो कैसे पैदा करेंगे? वही तो चुनौती है। वैज्ञानिक सालों से कोशिश कर रहे हैं। अगर भविष्य में इंसान नियंत्रित संलयन में कामयाब हो जाता है, मतलब कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन कर पाता है, तो क्या ये हमारी ऊर्जा की सारी जरूरतें पूरी कर सकता है? क्या ये एक साफ, लगभग कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा का स्रोत बन सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अगली पीढ़ियों को मिलेगा, लेकिन इस पर सोचना आज भी बहुत जरूरी है।